जब साहब काशीराम जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, 1995 के दौर के अंदर 67 एमएलए बीजेपी के बीएसपी के थे और 150 भाजपा के थे। तो सम्मानित साथियों, साहब काशीराम जी ने समर्थन दिया नहीं था, समर्थन लिया था और उल्टा पहाड़ पे चढ़ाने का काम किया था इस नदी को। और साथियों, पहले 150 ज्यादा वालों की सरकार बनती थी, लेकिन पहली बार भारतीय इतिहास में कम लोगों वाली सरकार मान्यवर साहब काशीराम जी ने बनाने का काम किया। और ये कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी से कि अभी तो मेरे समाज ने केवल वोट खराब करना सीखा है, अगर तूने अगली बार चुनाव करवाया, सरकार नहीं बनाई, समर्थन नहीं दिया, तो साथियों ने बताया कि अगली बार मेरा समाज वोट का सही है। एक उदाहरण मैं आपको अभी दूंगा कल परसों का। अभी कुछ दिन पहले बाबा साहब को मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब साथियों नंबर 1 का मिला है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नंबर 3 दिया था और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने नंबर 1 का खिताब बाबा साहब को दिया था। साथियों, उसका अध्ययन करते हैं तो जो बात माननीय साहब काशीराम जी को समझ में आई होगी, तो सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, एक किसान होता है, वो अपनी फसल को, वो अपने खेत को जोतता है, बीज डालता है, सिंचाई करता है, निराई करता है, फसल को तैयार करता है। पता चला ओले पड़ गए, फसल खराब हो गई, तो क्या उसके बाद वो किसान अपनी अगली बार फसल को बोना बंद कर देगा? सम्मानित साथियों को जय भीम। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सभी महापुरुषों को नमन करते हुए जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए काम किया, उन सभी को नमन करते हुए, बहन जी को भी साथ में नमन करते हुए, वो भी हमारी महापुरुष हैं, उनको भी नमन करते हुए, और तमाम जो साथी इस विपरीत परिस्थिति में जो मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोग नमन करते हैं। साथियों, आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जो कि आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। विषय है आज का हमारा कि सरकार कैसे बनाई जाती है, सरकार कैसे बनाई जाती है। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, क्योंकि साथियों, सारा दारोमदार सरकार के अंदर होता है। हम जिनको वोट देते हैं उन्हीं से फिर हम लोग मांगते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं कि विधायक ने ये काम नहीं किया, सांसद ने ये काम नहीं किया, मंत्री ने ये काम नहीं किया, मुख्यमंत्री ने ये काम नहीं किया, प्रधानमंत्री ने ये काम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हम सरकार से मांगते हैं। तो सम्मानित साथियों, इसलिए सरकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस सरकार को कैसे बनाया जाता है, इस बिंदु को लेकर के सम्मानित साथियों हम लोग आज आपके बीच में बात रखेंगे। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है, आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़ते भी जाएं, इसको शेयर भी करते जाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो सम्मानित साथियों, मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को, आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें, और जो ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। जी साथियों, ये आप चेक कर लो। तो साथियों, हम लोग विषय हमने आपके बीच में रख दिया है। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा साथी इसको शेयर करते जाएं। जो साथी देख रहे हैं वो साथ में शेयर भी करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइव देख सकें। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि देखा जाए तो हमारे महापुरुषों के संघर्ष का निचोड़ को लेकर के सम्मानित साथियों आज के विषय को हम लोगों ने तैयार किया है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये फेसबुक, ये जो कैडर कैंप है, ये तो बंद कमरे की चीज है, इसको जयप्रकाश ने, उनकी टीम ने, उनके साथियों ने इस प्रकार से ये क्यों चालू कर दिया। तो साथियों, हम लोग इस बात को समझना चाहिए। हम लोगों को, हम लोग समाज को जोड़ने वाले लोग हैं, हम अपनी बात को ओपन भी रख सकते हैं। हम समाज को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, जो हम अब अंदर बंद कमरे में वो करेंगे। और वो दौर जब दूसरा था, अब दौर दूसरा है। अब तो सम्मानित साथियों, हम लोग खुले मन से अपनी बात करते हैं। पहले परिस्थितियां दूसरी थी, जब माननीय साहब काशीराम जी ने अपना काम शुरू किया था। इसलिए सम्मानित साथियों, हम लोग अपने काम को शुरू करते हैं। सम्मानित साथियों, विषय हमने आपके बीच में रखा, अब बात हम लोग अपनी आगे बढ़ाते हैं।
साथियों, अगर आप लोगों को सरकार के बारे में जानना है कि सरकार बनाई कैसे जाती है, उसके लिए सबसे जीता जागता उदाहरण आपके बीच में कल परसों आपके बीच में परिनिर्वाण प्राप्त मान्यवर साहब काशीराम जी का उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। साथियों, ये उदाहरण किसी एक अमुक किसी बिरादरी के लिए नहीं, ये सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों के लिए ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि ये शख्सियत अभी कुछ दिन पहले ही हमारे बीच से गई हैं और सफल होकर के गई हैं। इस दुनिया में सफल लोगों का इतिहास लिखा जाता है, इसलिए साथियों वो सफल हुए थे, तो इसलिए उनका हम लोग जिक्र करे बगैर हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। तो साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी ने किन परिस्थितियों में जीरो से अपना काम शुरू किया, जमीन के अंदर से अपना काम शुरू किया, किस तरीके से सत्ता तक पहुंचाने का काम साहब काशीराम जी ने किया, तो सम्मानित साथियों, इसलिए इनका जिक्र होना यहाँ पर साथियों बहुत जरूरी है। साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुने, आराम से सुने, हबड़ दबड़ ना मचाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हम आपके बीच में आए हैं और साथ में आप लोग साथ साथ उसको शेयर भी करते रहे। सम्मानित साथियों, साहब काशीराम जी के जिक्र को हम लोग पूरा उनके बारे में सब कुछ बताएंगे तो हमको बाबा साहब के बारे में भी बात रखनी है और भी बहुत सी चीजें रखनी है। हम लोग इन टॉपिक को लेकर के हम ये आपके चैप्टर हैं, ये इसके टॉपिक्स हैं, ये साहब ये इनका राजनीतिक दौर क्या रहा, फूले साहू ये सब जो रहा, ये वाकई दिखा देते हैं कि हम लोग क्या क्या आज आपके बीच में अपनी बात रखेंगे, आप आगे करेंगे। ये सब चीजें हम आपके बीच में रखेंगे। आंदोलन का सही समय पर सही स्थान पर ना पहुंचने से नुकसान कैसे हो जाता है, साहब काशीराम ने बाबा साहब के राजनीतिक दौर का किस प्रकार से अध्ययन किया, ये हम आपके बीच में रखेंगे। बाबा साहब के बारे में कुछ जिक्र करेंगे, क्योंकि बाबा साहब को बेस बना करके साहब काशीराम जी ने फूले साहू, अम्बेडकर, रविदास, कबीरदास, घासीदास और रामास्वामी पेरियार, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, बुद्ध जैसे तमाम ऐसे कबीरदास ऐसे तमाम लोगों को लेकर के साहब काशीराम जी ने अपना मूवमेंट तैयार किया था, तो उनका जिक्र भी करना साथियों यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये हम सब चीजें आपके बीच में रखेंगे कि आइडियल रूलर सोसाइटी एक्सेट्रा और ये हिंदुत्व, ये सभी चीजें हम आपके बीच में रखेंगे। आगे हम ओबीसी के बारे में कुछ जिक्र करेंगे, किस प्रकार से ओबीसी का वोट यूज किया इन लोगों ने, जो साहब काशीराम जी ने हमको बताया, किस किस प्रकार के बिल्कुल जमीनी नारे आप लोगों को देने का काम किया, क्योंकि नारों से समाज तैयार किया था माननीय साहब काशीराम जी ने। बहुत जमीनी नारे, उसमें कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की कोई खास आवश्यकता नहीं थी। ऐसे जमीनी नारों को देकर के साहब काशीराम जी ने अपना काम शुरू किया था, ये हम आपके बीच में रखेंगे। बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया सम्मानित साथियों, साहब काशीराम जी ने बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया, ये हम आपके बीच में बताएंगे सम्मानित साथियों। आगे हम आपको निष्कर्ष के बारे में बताएंगे, आगे हम आपको इनके निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, सरकार बनती कैसे है, इस प्रकार से कुछ उदाहरण हम आप लोगों को देंगे, किस प्रकार से माननीय साहब काशीराम जी की तर्ज पर इस देश के अंदर बहुत कम लोग भी एमएलए वालों की भी सरकार बनी, सांसद वालों की सरकार भी बनी। इस प्रकार से हम निष्कर्ष की तरफ हम सम्मानित साथियों जाएंगे। निष्कर्ष के इस प्रकार से हम लोग निष्कर्ष की तरफ जाएंगे। ये हम आपको सारी चीजें 10 पॉइंट्स में हमने निष्कर्ष रखा है, जिसको 1 मिनट का वो काम है साथियों, तो हम मुश्किल से 40-45 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे। जी सर, शुरू से आप लोग फिर से शुरुआत करें। तो साथियों, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जो साथी सुन रहे हैं वो साथ में शेयर भी करते हैं लाइव कैटर कैंप को। साथियों, साहब काशीराम जी का राजनीतिक दौर जो रहा, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप सरकार बनाने के प्रोसेस को आप लोग समझ पाएंगे। आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। साहब काशीराम जी ने अपना जो है फूले साहू अम्बेडकर, अगर आप साहब काशीराम जी का अगर हम पुराने स्पीच अगर उनको सुनते हैं यूट्यूब पे, तो इन 3 शब्द का वो बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा, ये फूले साहू अम्बेडकर का मतलब केवल 3 लोग नहीं है, इस प्रकार की सोच रखने वाले जिस समाज में जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए काम किया, उन सब के अंदर वो सब इन 3 शब्दों के अंदर समाहित है। तो सम्मानित साथियों, इनके बारे में साहब काशीराम जी ने जिक्र किया था और बताया था। इन आदि वर्ड मैंने यूज किया है, महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित आंदोलन तैयार किया। आंदोलन का मतलब साथियों मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है मूव करना, किसी मिशन मूवमेंट आप शब्द आप लोग बार बार सुनते होंगे। मिशन मतलब आपको किसी गोल की प्राप्ति करनी है, किसी उद्देश्य की आपको प्राप्ति करनी है,
और उसके लिए आपको मूव करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा। आपको अगर इंग्लैंड जाना है तो आपको मूव करना पड़ेगा, वो मूव वाला मूवमेंट। इसी प्रकार से अगर आपको सत्ता प्राप्त करनी है, सामाजिक परिवर्तन करना है, कुछ भी अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको मूव करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, उसको मूवमेंट कहते हैं। तो उसी इन दोनों को मिलाकर के मिशन मूवमेंट शब्द जो है ये अस्तित्व में आया है सम्मानित साथियों। इसलिए साथियों ये इस प्रकार से आपका आंदोलन जो है इन महापुरुषों के आधार पर धीरे धीरे आपको आगे जाके समझ में आएगा कि किस प्रकार से आंदोलन खड़ा किया था। तो इन महापुरुषों को लिया, केंद्र बिंदु बनाया। ये कहा करते थे बहुत से लोग कि भाई बाबा साहब की विचारधारा तो ठीक है लेकिन इससे सरकार नहीं बन सकती, हो सकत नहीं। एक वर्ड साहब काशीराम अपने शब्द यूज किया करते थे, लेकिन उन लोगों ने बाद में कहा कि हो सकत है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर की बात तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इनके दम पे हम एमपी एमएलए नहीं बन सकते, सरकार नहीं बन सकते। तो बाबा साहब काशीराम जी ने इन्हीं लोगों के दम पर साथियों, ये दोनों साथी जो हमारे महापुरुष थे, ये फूले साहब मतलब फूले साहब और छत्रपति साहू जी महाराज जो है, इन्होंने जो है ये पूरा जो है ये ओबीसी समाज से थे, ये एससी समाज से थे। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है ये सिस्टम चलाया सम्मानित साथियों। इनकी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। जो लोग अलाव जला करके घरों में अपने ताका करते थे सर्दियों के समय में, उन तक को बाबा साहब की विचारधारा, फूले साहू की विचारधारा पहुंचाने का काम साथियों किया। और जब इनकी विचारधारा फैलने लगी तो इनसे संबंधित जितने भी और महापुरुष थे तो सबका जिक्र होने लगा, क्षेत्रवार जिक्र होने लगा। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर काशीदास जी का जिक्र होने लगा, रविदास जी का होने लगा, कबीरदास जी का होने लगा, ऐसे तमाम गुरु नारायण जी का होने लगा, गुरु नानक जी का होने लगा। तो तमाम क्षेत्र में बहुत से जिक्र होने लगे साथियों। ये साथियों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में आए, मान्यवर साहब काशीराम जी ने समझाने का प्रयास किया कि जिस देश के अंदर आप राजनीति करना चाहते हो, जिस देश के समाज में आप, जिस देश में आप राजनीति करना चाहते हो, उस देश की सामाजिक व्यवस्था पर आपका अध्ययन होना बहुत जरूरी है। जिस देश में आप राजनीति करना चाहते हो उस देश में सामाजिक व्यवस्था पर आपका अध्ययन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका सामाजिक व्यवस्था पर अध्ययन नहीं होगा तो आप चोट खा जाएंगे। उदाहरण आपके सामने सम्मानित साथियों बहुत बड़ा है। हमारे जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या नाम है उनका, जो भी है अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राहुल गांधी जी, वो आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। उनका इस देश की सामाजिक स्ट्रक्चर पे, सोशल स्ट्रक्चर पे उनका अध्ययन और पकड़ नहीं है, इसलिए वो चल नहीं पा रहे। इसलिए सम्मानित साथियों, देश में सामाजिक व्यवस्था पर पकड़ आपकी होना बहुत जरूरी है, जिसको मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन भी किया था और उसके बाद उनकी पकड़ भी बनी थी। इसलिए सम्मानित साथियों, उनका जिक्र जो है जब भी आता है तो ये बताया जाता है कि इस देश में व्यवस्था पर जो पकड़ जो सबसे मजबूत थी वो 3 लोगों की मानी गई थी अब तक। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू जी, नंबर 2 इंदिरा गांधी जी और नंबर 3 मान्यवर साहब काशीराम जी। इन लोगों के बारे में जिक्र किया जाता है, जो राजनीति के विशेषज्ञ लोग हैं, कि इस देश में सबसे ज्यादा भारत की व्यवस्था पर पकड़ बनाने वाला जो शख्स जो थे 3 लोग, उनमें शुमार नाम जो है मान्यवर साहब काशीराम जी का रहा। उन्होंने व्यवस्था पर पकड़ बनाई, उन्होंने पहले सोशल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि इस देश में समाजवाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि समाजवाद का मतलब होता है कि आर्थिक लेवल पे सबको बराबर कर देना। सब प्लस वैल्यू जो कॉन्सेप्ट पे जो लाए थे वो क्या नाम है, कार्ल मार्क्स जो मूवमेंट चलाया था, वो भारत में इसलिए सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो वहाँ पर इसलिए सफल हो सकता था क्योंकि वहाँ पे गैर बराबरी का जो आधार है वो आर्थिक है। लेकिन भारत देश के अंदर गैर बराबरी का आधार जो है वो आर्थिक नहीं है, वो जाति है। यहाँ पे जाति के आधार पर किसी आदमी को छोटा बड़ा माना जाता है, यहाँ पर पैसा कोई मायने नहीं है। तो इस पकड़ जो बनाने वाला जो सबसे बड़ा जो सिस्टम जो समझ में आया वो मान्यवर साहब काशीराम जी को आया। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर पे पकड़ बनाई और उसके बाद सम्मानित साथियों सरकार बनाने का, मूवमेंट चलाने का प्रोसेस आप लोगों के सामने पेश किया सम्मानित साथियों। तो इस प्रकार से आपके बीच में साथियों एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए साथियों, कि जब आप कोई आंदोलन चलाते हैं, जब आप कोई मूवमेंट चलाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई आंदोलन सही समय पर सही स्थान पर, अगर कोई आंदोलन आपने चलाया है, अगर वो सही समय पर और सही स्थान पर
अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है कोई आंदोलन, जिस उद्देश्य को लेकर के आपने आंदोलन चलाया, आपने कोई भी आंदोलन चलाया, आपने कोई भी मूवमेंट चलाया, आपने कोई भी मिशन चलाया, किसी भी चीज के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर आपने कुछ भी चलाया है, अगर वो सही समय पर सही स्थान पर, सही स्थान का मतलब जहां आप उसको पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो सही उचित समय पर उचित स्थान पर अगर वो नहीं पहुंच पाता है, तो वो आंदोलन उल्टा आपको फायदे की जगह पे नुकसान करना शुरू कर देता है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए आंदोलन चलाने वाले लोगों को। साथियों, हमारी खुली बात है, हम किसी से कोई छिपा करके बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी कैटेगरी के लोग, किसी के लिए हम लोग इस बात को कह रहे हैं, तो आपको उस बात का ध्यान रखना चाहिए, वरना नुकसान होना शुरू हो जाएगा। साथियों, जो मूवमेंट आपने चलाया था, अगर देखा जाए तो जो मूवमेंट आपका चलाया था, हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि बहुजन का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सम्मानित साथियों, जो आपने आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन आपने सही समय पर सही स्थान पर नहीं पहुंचा पाए, उसकी वजह से इस देश के अंदर इस आंदोलन से उल्टा नुकसान होना शुरू हो गया है। हालांकि आगे हम अपनी बात रखेंगे कि किस प्रकार से हम उसको पहुंचाएंगे। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। साथियों, इस देश के अंदर ऐसे समाज की अधिकांश जातियां चमार के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। ये गैर चमार की ऐसी जातियां जो हैं, वो अधिकांश चमार के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। ये आंदोलन सही समय से सही स्थान पर पहुंचाने की ना पहुंचाने की वजह से ऐसा नुकसान हुआ, क्योंकि जो भाईचारा बनाने के लिए आपको काम दिया था माननीय साहब काशीराम जी ने, उसको हम लोग ठीक से नहीं कर पाए थे। और साथियों, ओबीसी के अंदर अहीर के खिलाफ अधिकांश जातियां खड़ी हो चुकी हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इन जातियों ने आपस में जो 6743 जातियों में आपस में जो भाईचारा बनाने का काम माननीय साहब काशीराम जी ने दिया था, वो काम हम नहीं कर पाए। जब हम नहीं कर पाए तो हमारा मूवमेंट जो है सही समय पे सही स्थान पर नहीं पहुंच पाया, और ना पहुंच पाने की वजह से जो विरोधी लोग थे, उन्होंने ये कैटेगरी बना करके सारी बिरादरियों का उनके खिलाफ खड़ा कर दिया कि आपका सारा अधिकार जो है वो चमार खा गया, एससी से बोल दिया, और ओबीसी में ये बोल दिया कि सारे ओबीसी समाज का अधिकार अहीर खा गया। तो ये दो बिरादरियों के खिलाफ पूरा का पूरा 85% समाज खड़ा कर दिया। अब देखिए, चाहे उन बिरादरियों की विकास हो चाहे ना हो, लेकिन इन दोनों बिरादरियों के खिलाफ सम्मानित साथियों, वो अपने इनके विरोधियों को वो लोग वोट देंगे। ये साथियों मूवमेंट आपको समझने की बहुत सख्त जरूरत थी। ये इसे क्यों हुआ? क्योंकि सम्मानित साथियों, हमारे जो है ये आंदोलन सही समय पर सही स्थान पर नहीं पहुंच पाया। इसको आपको समझना पड़ेगा, इसलिए आपको इसको फिर से तैयार करना पड़ेगा। आपको भाईचारा के आधार पर लोगों को फिर से जोड़ना पड़ेगा। साहब काशीराम का मूवमेंट आपको फिर से खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, ये बात मैंने आपको बताई है, आगे आपको और बात आगे समझ में आएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं और चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन विरोध करने के लिए आपको तैयार कर दिया है। इसलिए साथियों, क्यों? क्योंकि आपका 6743 जातियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम आपको दिया था, जो आपको प्रोग्राम दिया था माननीय साहब काशीराम जी ने, आपका काम बंद हो गया और उन लोगों का तोड़ने का काम जारी रहा। उनका समाज को तोड़ करके राजनीति करने का काम जारी रहा। और आपके लिए ये कहा था माननीय साहब काशीराम जी ने कि हम लोग समाज को तोड़ करके नहीं, समाज को जोड़ करके हम लोग इस देश के अंदर सत्ता बनाएंगे और अच्छे लोगों की सरकार बनाएंगे। तो साथियों, उनका काम जारी रहा तोड़ने का, आपका जोड़ने वाला काम बंद हो गया। उनका तोड़ने वाला जारी रहा, आपका जोड़ने वाला बंद हो गया। इसलिए वे लोग सफल हो गए और आप लोग असफल हो गए। इसलिए हमको उस काम को फिर से शुरू करना पड़ेगा। हताश होने की साथियों कोई जरूरत नहीं। साथियों, जब हम लोग आगे समझते हैं माननीय साहब काशीराम जी को, तो समझ में आता है कि माननीय साहब काशीराम जी ने अपना रोल मॉडल जो है बाबा साहब को जो बनाया था, उसके कुछ उन्होंने अध्ययन किया था। उसके बाद साथियों उन्होंने ऐसा बनाया था। उन्होंने जब इस बात का देखा, आप लोग जानते होंगे सम्मानित साथियों, जब बहुत गहरा अध्ययन किया, बहुत सी चीजें हैं, जिसमें से एक उदाहरण मैं आपको अभी दूंगा कल परसों का। अभी कुछ दिन पहले बाबा साहब को मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब साथियों नंबर 1 का मिला है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नंबर 3 दिया था और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने नंबर 1 का खिताब बाबा साहब को दिया था। साथियों, उसका अध्ययन करते हैं तो जो बात माननीय साहब काशीराम जी को समझ में आई होगी, तो सम्मानित साथियों उसको आप लोग समझ सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, इस दुनिया में जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 5 मोड में अपने जीवन को जीता है।
किस प्रकार से बाबा साहब सटीक बैठे साहब काशीराम जी के लिए, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि हर एक इंसान अपनी लाइफ को 5 मोड में अपनी जिंदगी जीता है, 5 प्रकार से अपने जीवन को जीता है। नंबर 1 सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और प्राकृतिक। वो प्रकृति के हिसाब से भी अपनी लाइफ को जीता है कि सर्दी पड़ रही है तो वो गर्म कपड़े पहनता है, और गर्मी पड़ रही है तो वो ठंडे पहनता है। प्रकृति के हिसाब से अपनी लाइफ को जीता है, ऋतुओं को देखता है, वर्षा को देखता है, सब कुछ को देखता है। तो और चार प्रकार से अपनी लाइफ को और जीता है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक। सामाजिक तौर पे वो किसी न किसी से जुड़ा होता है, उसके रिश्ते होते हैं, उसके संबंध होते हैं, उसके हर एक इंसान का ये मोड़ होता है, प्रकार होता है जीने का। सामाजिक होता है, ये धार्मिक, हर एक आदमी का कोई ना कोई धर्म होता है, सम्मानित शास्त्र, बिना धर्म के कोई दुनिया में नहीं होता है। आर्थिक होता है, हर एक आदमी को धन की जरूरत होती है, उसको पैसा चाहिए, उसको इंटरचेंज करना है, जो कुछ करना है। और उसके बाद वो राजनीतिक, वो किसी न किसी पार्टी को वोट देता है, वो किसी न किसी सत्ता को चाहता है, राजा के रूप में चाहता हो या किसी वोट देने के रूप में चाहता हो, किसी पार्टी को चाहता हो। तो ये 5 मोड है, इसमें इंसान अपनी जिंदगी जीता है। इसमें अगर एक मोड को निकाल दे प्राकृतिक वाले को, जो अपने हाथ में नहीं है, तो ये 4 मोड में जो आदमी जो जिंदगी जीता है, इसके उत्थान के लिए तमाम लोग समय समय पर आए। सम्मानित साथी, बहुत से महापुरुषों के रूप में दुनिया के अंदर आए। किसी ने कार्ल मार्क्स के रूप में वहां पर काम किया, किसी ने नेल्सन मंडेला के रूप में कहीं पर काम किया, किसी ने कहीं पर काम किया, किसी ने गोरे काले के विरोध को लेकर के सामाजिक क्षेत्र में काम किया, किसी ने सामाजिक क्षेत्र में काम किया, किसी ने धार्मिक क्षेत्र में काम किया, किसी ने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, किसी ने आर्थिक क्षेत्र में काम किया। सम्मानित साथियों, जैसे नेल्सन मंडेला ने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, वोट का अधिकार दिलाने के लिए काम किया, रंग भेद के विरोध के लिए सम्मानित उन्होंने काम किया। तो किसी ने सामाजिक क्षेत्र में काम किया। हर एक इंसान ने किसी न किसी क्षेत्र में काम किया, इसीलिए वो महापुरुष बना। साथियों, इस दुनिया में अकेले शख्सियत बाबा साहब थे और लोगों ने किसी एक क्षेत्र में काम किया। कार्ल मार्क्स ने, हम बात की जाए तो आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने काम किया, मजदूर जो वर्ग के उसके लिए शोषक, उसके लिए काम किया, मालिक के संघर्ष के बीच में काम किया, पैसे को लेकर के संघर्ष को लेकर के काम किया। तो सभी लोगों ने किसी एक क्षेत्र में काम किया जिस क्षेत्र में आदमी जीता है। लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं हो पाया एक्सक्लूडिंग बाबा साहब को छोड़ करके, जिन्होंने इन 4 मोड में काम किया। किसी ने धार्मिक क्षेत्र में काम किया, जैसे कि हमारे बहुत से गुरु नानक साहब हैं, मोहम्मद साहब हैं, बहुत से साहब हैं, और ये बहुत से लोग हैं, बुद्ध हैं, बहुत से लोग हैं, उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में काम किया। तो किसी ने किसी क्षेत्र में काम किया, लेकिन सभी क्षेत्र में किसी ने काम नहीं किया। अगर किया तो केवल एक पर्सनालिटी बाबा साहब ने काम किया, जिसने 4 मोड में काम किया। मनुष्य के उत्थान के लिए 4 मोड में जिसने काम किया। और साथियों, और लोग ये स्थिति रही कि या तो उनको सफलता कम मिली, उनके जाने के बाद मिली, या फिर नंबर 2 सम्मानित साथियों, उनको नंबर 2 जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आई, वो ये आई कि उनके संघर्ष में, जब उन्होंने संघर्ष किया तो उनके संघर्ष में अधिकार को प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों की जान गई। नेल्सन मंडेला को वोट का अधिकार जब दिला पाए, नेल्सन मंडेला अपने समाज को, काले लोगों को, जब वहां लाखों लोगों की जान गई। सबके संघर्ष में, चाहे वो किसी की भी क्रांति हो, चाहे वो रूस की क्रांति हो, कहीं की क्रांति हो, या मोहम्मद साहब को अगर आप लोग कुरान को पढ़ करके देखेंगे तो वहां पे लाशें बिछी हुई हैं, कबीले के कबीले साफ को रखे हैं। सम्मानित साथियों, या जिसको जो सफलता मिली है वो उनके जाने के बाद मिली है। लेकिन सम्मानित साथियों, बाबा साहब की बहुत बड़ी खासियत रही, उन्हीं महापुरुषों से साहब ने, जो बाबा साहब ने सीखा, उनकी एक खासियत सबसे बड़ी रही, सबसे नंबर 1 4 मोड पे काम किया। नंबर 2, उनमें सफलता मिली हर एक मोड पर उनको, हर एक प्रकार से। जो एम मोड का मतलब MODE मोड, मैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में और लोगों के संघर्ष में लोगों की जान गई, लेकिन बाबा साहब के किसी भी संघर्ष में किसी की भी जान नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, नंबर 3 से उठा करके मान्यवर बाबा साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद नंबर 3 से उठा करके कोलंबिया ने नंबर 1 स्थान देने का काम किया कि ये एक ऐसा शख्सियत पूरी दुनिया में पैदा हुआ जिसने 4 मोड में काम किया, लेकिन किसी एक, हर एक में सफलता मिली और किसी एक की भी जान नहीं गई। सारे अधिकार उस आदमी ने दिलाए, किसी एक जाति विशेष के लिए
अधिकार नहीं दिलाए। ब्राह्मण की महिलाओं के लिए भी सम्मानित साथियों उन्होंने अधिकार दिलाए, क्षत्रियों की महिलाओं के लिए दिलाए, उसमें गरीब तबके के लिए दिलाए। उन्होंने बराबरी की बात करी। अगर बराबरी से किसी का विरोध होता है तो उसका नुकसान होता होगा, लेकिन बराबरी की बात करना कोई गलत नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों ये जो क्वालिटी थी, एक आवाज पर 5 से लेके 10 लाख लोगों का धर्म का बदल जाना, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ सम्मानित साथियों कि एक आवाज पे 5 से लेके 10 लाख लोगों को एकदम से धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाना, ये पहली क्रांति थी। वरना किसी के प्रयास से कभी 10, कभी 50, कभी 100, कभी इस प्रकार से चला, लेकिन एक साथ 5 से लेके 10 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन कर देना, ये उनकी धार्मिक क्रांति के क्षेत्र में था। वोट के अधिकार को इतने आसानी से बड़ी तरीके से साथियों वो लेकर के आए, इतना बड़ा संघर्ष तो किया उन्होंने, लेकिन बहुत तरीके से वो लेकर के आए। इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में जाति प्रथा के ऊपर उन्होंने काम किया और उसका अधिकार उसको आपको संविधान में भी मिले, और राजनीतिक क्षेत्र में वोट का अधिकार दिलाया। इस प्रकार से सभी क्षेत्र में उन्होंने काम करने का काम किया। इसलिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने बाबा साहब को उधर अपना रोल मॉडल बना करके मान करके काम किया। और जब देखा तो जब उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या रहा है बाबा साहब का, तो उसको निर्धारण किया कि राइट टू वोट उन्होंने क्यों दिलाया साथियों, ये समझने की बात है। ये पॉलिटिकल फेज है ये बाबा साहब के जीवन का। उसके बाद डबल वोट का अधिकार उन्होंने वो लेकर के आए थे सम्मानित साथियों। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया था। तो जब इन चीजों का अध्ययन किया तो सम्मानित साथियों इस बात को आप लोग समझने यहीं पर बाबा साहब काशीराम जी समझ गए थे कि वोट के अधिकार का मतलब जो है सम्मानित साथियों, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये अगर आम जनमानस को बाबा साहब ने दिलाया है तो अपने विरोधी को, अपने दुश्मन को वोट देकर के मजबूत करने के लिए नहीं दिलाया। मैं सभी जाति धर्म राजनीति के लोगों से ये निवेदन करता हूँ, ये आपके बीच में एक प्रावधान दिया कि 5 साल के बाद आप सरकार को बदल सकते हैं, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है उन्हीं लोगों की सरकार बार बार हम लोग बनाते रहते हैं जो हमारे देश का पतन कर रहे हैं। हमारा देश कभी आप जानते हो, जब आप छोटे होंगे तो लोग कहा करते थे कि हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि विकासशील नाम से कट करके जो विकसित की तरफ कभी हमारे पहुंचने की हम लोग चाहत रखते थे, वो वहां से कट करके गरीब पोजीशन में, गरीबी रेखा के अंदर हमारा देश आ चुका है। लेकिन ये क्या है, ये जातिवादी मानसिकता की वजह से हम लोग फिर भी उन्हीं लोगों को सरकार में लाते जा रहे हैं। तो सम्मानित साथियों ये वोट का अधिकार आप लोगों को इसलिए नहीं दिलाया था, सभी जाति धर्म जाति के लोगों के लिए बाबा साहब ने इसलिए नहीं दिलाया था संघर्ष करके कि आप अपने दुश्मन को वोट देकर मजबूत करके अपने ऊपर फरसा चलवाने का काम करें। वोट के अधिकार की कीमत सम्मानित साथियों आप इस बात से समझ सकते हैं कि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की आहुति देकर के आप लोगों को वोट का अधिकार दिलवाया था। मैं पूरे देश के लोगों से सम्मानित साथियों कहना चाहता हूँ, आप इसको शेयर भी करते रहेंगे, इसलिए नहीं दिलवाया था। आप इसकी कीमत ऐसे समझ सकते हैं कि नेल्सन मंडेला जो है 26 साल तक लगभग बताते हैं कि वो जेल में रहे थे। नेल्सन मंडेला 26 साल जेल में रहे थे वोट के अधिकार के लिए, अपने काले लोगों के वोट के अधिकार के लिए। नेल्सन मंडेला जो है 26 साल तक लगभग, जो जानकारी है कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, लेकिन आपको समझने वाली बात है, आपको मटेरियल पकड़ना है आपको कि 26 साल तक वो लगभग जैसे वो जेल में रहे थे, इसका मतलब वो नौजवान घुसे होंगे जेल के अंदर, बूढ़ा होकर के निकले होंगे। वो बूढ़े अगर होते तो 26 साल वहां पे जी नहीं पाते, वो मर जाते, और बच्चा जेल में जा नहीं सकता था। मतलब पूरी जवानी उस शख्सियत ने, उस इंसान ने, उस महापुरुष ने अपने केवल एक वोट के अधिकार को प्राप्त करने के लिए सम्मानित साथियों उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाई। बाबा साहब ने अपने बच्चों कुर्बान कर दिए, नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी जवानी खपा दी सम्मानित साथियों। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि वोट के अधिकार की कीमत के सामने किसी चीज की और कोई कीमत नहीं है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों ये आपको वोट का अधिकार आपको दिलाया। और साथियों जब नेल्सन मंडेला जब जेल से बाहर निकल के आते हैं और निकलने के बाद जब सम्मानित साथियों उसको फूलों से हारों से जब उनका स्वागत किया जाता है, तो उसके बाद में अगली बार चुनाव आता है राष्ट्रपति का, तो सब लोग पहुंचते हैं, देश के गोरे काले सभी लोग पहुंचते हैं कि आपने संघर्ष किया है, बहुत बड़ा आपने अचीवमेंट किया है, तो हम ये चाहते हैं कि आप राष्ट्रपति का आप पर्चा दाखिल करें। सम्मानित साथियों उनका राष्ट्रपति का पर्चा दाखिल करने के लिए हालांकि वो मना कर रहे थे, लेकिन जोर जबरदस्ती के माध्यम से उनका पर्चा भरवाया गया।
उसके बावजूद भी उनको डर लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने पर्चा भरा सम्मानित साथियों, तो वहां के अमेरिका के लोगों ने पहली बार में ही नेल्सन मंडेला को इतना वोट दिया, इतना वोट दिया, इतना वोट दिया कि नेल्सन मंडेला साहब पहली बार में ही वहां के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अफ्रीका के राष्ट्रपति सामान्य साथियों पहली बार, माफ कीजिएगा मैं अमेरिका गलत निकल गया, अफ्रीका के वो जो है पहली बार में राष्ट्रपति बने। तो साथियों वहां के लोगों ने उनके कंट्रीब्यूशन का, उनके त्याग का सम्मान किया। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और हर एक वर्ग की महिलाओं के लिए लगभग 95-97% लोगों को वोट का अधिकार दिलाने का काम मान्यवर साहब काशीराम जी बाबा साहब ने किया। लेकिन जब वो भारत में आके जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो इस देश के लोगों ने उसी शख्सियत को हराने का काम किया। इसमें सम्मानित साथी, इसमें नुकसान बाबा साहब का कुछ नहीं। उनकी ख्याति तो विदेशों में चली गई, लेकिन आपके देश का पतन इसी वजह से हो रहा है कि हम लोग सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सम्मानित साथियों, सही समय पे सही डिसीजन को लेकर के मैं सभी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, उनके बच्चों के भविष्य के लिए भी कहना चाहता हूँ। एक कहानी के माध्यम से साथियों मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। साथियों मैं अपनी बात को आगे लेकर के जाऊंगा। सही समय पर जो लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं वे लोग सम्मानित साथियों का पतन होना निश्चित है। एक बार मान्यवर साहब काशीराम जी गाड़ी से अपने से दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे। सम्मानित साथियों बीच में रात का समय था, बीच में उसके नीचे गाड़ी के नीचे गिदड़ आ गया, एक शेर आ गया, तो छोटा सा लॉम्बी टाइप का होता है। तो सम्मानित साथियों जब वो बीच में शेर आ गया तो वो साहब काशीराम जी की गाड़ी हिली। साहब ने साथियों से पूछा कि भाई गाड़ी क्यों हिली? तो किसी ने बताया कि साहब यहाँ पे बीच में रात में शेर आ गया था, लॉम्बी गिदड़ टाइप का आ गया था। तो बताओ वो मर गया होगा? बोले हाँ वो तो साहब मर गया होगा, जैसी स्थिति में उसको टक्कर लगी थी तो वो पक्का मर गया होगा। तो सम्मानित साथियों साहब ने पूछा कि बताओ ये मर क्यों गया, ये शेर मर क्यों गया? तो किसी ने कहा साहब इसकी इतनी लिखी हुई थी इसलिए ये मर गया। तो दूसरे ने किसी ने कहा कि इसका इतना ही चुग्गा पानी था इसलिए इसका वो खत्म हो गया, वो मर गया। तो सम्मानित साथियों साहब ने बताया कि नहीं, उसके मरने की वजह ये नहीं थी। मरने की वजह ये थी कि जब वो रोड के बीच में आया था तो ये डिसाइड नहीं कर पाया था कि मुझे आगे जाना है या मुझे पीछे जाना है। जो जानवर, जो समाज, जो कौम, जो बिरादरी, जो लोग बीच में आकर के सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो इसी प्रकार से बेमौत मारे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सम्मानित साथियों आपको समझना होगा, आज आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में वोट का अधिकार है। आज आप चाहें तो उसका सही इस्तेमाल करके आप अपने अधिकारों को अपने को बचा सकते हो, सत्ता अपनी ला सकते हो। अगर आप लोगों ने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया तो आप लोग भी बेमौत मारे जाओगे। सम्मानित साथियों इस वोट के अधिकार की कीमत को आपको बताने का मान्यवर साहब काशीराम जी ने काम किया। उन्होंने आपको बताया अरे वोट तुम्हारे पास ज्यादा है, तुम लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हो, आप मांगने वाले से अच्छा आप देने वाले बनो। इसलिए सम्मानित साथियों आपके बीच में साहब काशीराम जी ने आकर ये बताने का काम किया। ये साथियों ये कैडर की बातें हैं, कुछ ये स्पीच की बातें हैं, इसको आप लोग मेरे जो नौजवान साथी हैं उसको आप लोग समझे और छोटी छोटी बातों को जाकर समाज में बताएं। यूपी से बाहर के स्टेटों में जाकर के इस बात को आप लोग साथियों बताने का काम है। इसलिए सम्मानित साथियों हमने थोड़ा सा जिक्र हमने बाबा साहब काशीराम जी के बारे में किया, कुछ बाबा साहब के बारे में करेंगे, उसके बाद फिर हम बैलेंस ऑफ पावर का जिक्र करेंगे, उसके बाद हम फिर लोग जो है उस आप बैठ जाओ साथियों। ये हमने बाबा साहब के ऊपर हमने थोड़ी सी 2-4 बातें रखी हैं। उन्होंने कहा कि आइडिया रूल द सोसाइटी, सरकार बनाने के लिए किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम राजनीतिक विशेषज्ञों का हम अध्ययन करेंगे, सामाजिक विशेषज्ञों का, साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का हम अध्ययन करेंगे तो वहां पे बात निकल के आती है कि आइडिया रूल द सोसाइटी, नेवर इंडिविजुअल रूल द सोसाइटी। विचार शासन करता है सरकार सोसाइटी पर, समाज पर जो है विचार शासन करता है, कभी एक इंसान शासन नहीं करता। जिन लोगों ने समाज में विचार के खिलाफ जिन्होंने अपना मूवमेंट चलाया और विचार नहीं कोई डेवलप कर पाए, जबरदस्ती लोग सरकार बन गए, सरकार में आ गए, तो उन लोगों को समाज ने सूली पे चढ़ाने का काम किया, राजाओं को चौड़े में सूली पे चढ़ाने का काम किया। विचार जो है सम्मानित साथियों वो ही केवल आपका शासन करता है। इसलिए आपको आइडिया डेवलप करना पड़ेगा सम्मानित साथियों। आपको कभी एक अकेला आदमी कभी भी शासन नहीं कर सकता।
मोदी शासक नहीं है, उनकी विचारधारा शासक है। उनको अगर उनको विचारधारा से वो हटा दिया जाए, उसको वहां से जो उनकी विचारधारा है उससे हटा दिया जाए तो कोई उनको वोट देने वाला नहीं है। आरएसएस की विचारधारा क्या मामला है, लेकिन विचारधारा नुकसानदायक है देश के लिए, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन उनकी विचारधारा रूल करती है, आइडियल ऑफ द सोसाइटी, नेवर इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए आपको आइडिया बनाना पड़ेगा। ये मान्यवर साहब का ने समझा, किससे समझा? बाबा साहब से। इसलिए सम्मानित साथियों, जैसे भाजपा के पास हिंदुत्व का विचारधारा है, कांग्रेस की जो विचारधारा जो मानी जाती है वो धर्मनिरपेक्षता की मानी जाती है, लेकिन अब आपने देखा होगा ये भी कुछ ऊब गए हैं इस शब्द से। ये राहुल गांधी जी, कांग्रेस भी ऊब गई है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले से ही, पहले ऐसा नहीं था। पहले कांग्रेस के लोग जनेऊ को अपने दिखा करके नहीं चलते थे, मंदिरों में जाने के लिए ढोंग नहीं करते थे, जनेऊ पहन करके ढोंग नहीं करते थे, लेकिन अब राहुल गांधी जी करते हैं, अब सब करते हैं। सोनिया को क्या नाम उनका, प्रियंका गांधी जी भी करती है ऐसा कुछ मंदिरों को लेकर के। तो अब राहुल गांधी जी जनेऊ दिखाते हैं कि देखो, उसका मतलब आप समझ सकते हो ये क्या मामला है। वो दिखाते हैं, क्यों? उनको लग रहा है कि धर्मनिरपेक्षता से बात नहीं बन पा रही है, तो वो भी धीरे धीरे इधर जा रहे हैं, वो भी इसको छोड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था धर्मनिरपेक्षता का था, साहब काशीराम जी ने इसी आधार पर, इसी पैटर्न पे अपना एक कॉन्सेप्ट निकाला, अपना एक विचार निकाला कि ये भी देश के लिए नुकसानदायक है और ये लोग भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा उधर ही है, ये बाहर से है, ये अंदर से है। इसके इसीलिए साहब काशीराम जी ने कांग्रेस को आस्तीन का सांप बताया था। ये अंदर से दिखते नहीं है, तो दोनों का मामला ये है। और इसके चक्कर में ये कुछ नहीं है, ये केवल जातिवाद है, ये हिंदुत्व कुछ नहीं है। ये आपको सब दिखता है ओबीसी समाज के लोगों को दिखाने के लिए, एससी एसटी लोगों को दिखाने के लिए, कुछ नहीं है। ये केवल जातिवाद का है और जातिवाद में जाकर के किन मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचता है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें क्षत्रिय भी बहुत बुरी तरह से पिसता जा रहा है, जो सत्ता से दूर होता जा रहा है। तो इसलिए सम्मानित साथी, यह आपको समझने की आवश्यकता है। साहब काशीराम जी ने विचार बनाया शोषक बनाम शोषित का। साहब काशीराम जी ने विचार बनाया, जो ये जो आइडिया बनाया शोषक बनाम शोषित का बनाया, तो धीरे धीरे इसको डेवलप हुआ सम्मानित साथियों, जिसको हम लोगों ने बहुजन शब्द के नाम से हम लोगों ने जाना उसको। लेकिन साथियों, यह आपको समझना पड़ेगा, ये शोषक लोग हैं, ये किसी भी जाति धर्म बिरादरी में हो सकते हैं, ये शोषित लोग हैं, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। इनको बहुजन शब्द दिया। साथियों, बहुजन का मतलब कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज नहीं होता है मात्र। बहुजन शब्द तो बुद्ध के समय का लिया हुआ, उस समय ये शब्द भी नहीं थे। तो बहुजन का जो मतलब है वो हमने आपको बताया, मेजॉरिटी। बहुजन का शब्द, बहुजन का जो अर्थ होता है वो होता है मेजॉरिटी और रूल ऑफ मेजॉरिटी। साथियों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा फंडा होता है कि यहाँ पर रूल ऑफ मेजॉरिटी होती है, रूल ऑफ माइनॉरिटी नहीं होती। जब मान्यवर साहब काशीराम जी ने अध्ययन किया तो पता चला कि कुछ चंद लोग ही इस देश में हर एक पावर पर, सत्ता पर, चाहे फ्यूडल पावर जमीन की हो, चाहे इंडस्ट्रियल पावर हो, चाहे वो उनकी कोई भी रिलीजियस पावर हो, चाहे जितनी भी पावर होती है 5 प्रकार की, उन पे सब पे चंद लोग बैठे हुए थे। तो सम्मानित साथियों, इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे रूल ऑफ मेजॉरिटी नहीं, रूल ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक लोगों का यहाँ पे शासन चल रहा है, जबकि लोकतंत्र के अंदर तो रूल ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए। तो अगर बहुजन की हम बात करें सम्मानित साथियों, तो बहुजन का सीधा शब्द अगर हम निकाले, इसका अर्थ निकाले तो रूल ऑफ मेजॉरिटी। बहुजन का जो शब्द है असली, अगर इसको अध्ययन करें हम मान्यवर साहब काशीराम जी को, तो बहुजन का शब्द का अर्थ होता है रूल ऑफ मेजॉरिटी। साथियों, ये लोकतंत्र का फंडा है। इसलिए सम्मानित साथियों, इसको हम लोगों ने बाद में जो शोषित वर्ग है तो देखा कि ये लोग शोषित वर्ग हैं, इसलिए इन लोगों ने ये सोचा, हम लोगों ने सोचा कि इसी को बाबा साहब काशीराम जी ने बहुजन शब्द दिया था। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुजन का मतलब होता है रूल ऑफ मेजॉरिटी, उसमें कोई जाति धर्म बिरादरी का कोई मायने नहीं होता। इसीलिए हम आदरणीय बहन जी ने इसको आगे एडिट करके इसको आगे किया था। इसलिए सम्मानित साथियों, इसलिए ये साथियों, आपको आइडिया डेवलप करना पड़ेगा और आइडिया डेवलप करने के लिए सम्मानित साथियों, आप लोगों को जो है अपना कोई मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कैडर की आवश्यकता होगी, जो कैडर हमारा छूटता जा रहा है। अब हम आपको साथियों बताते हैं कि किस प्रकार से सम्मानित साथियों इस देश में ओबीसी समाज का बहुत बड़ा वोट लेकर के उनको राजा नहीं बनाया था। देश के चालाक किस्म के लोगों ने, जिनकी सरकार चलती थी, जब मान्यवर साहब काशीराम जी
फुल फ्लैश में आ रहे थे, अपना मूवमेंट चला रहे थे, तो पता चला कि ओबीसी समाज का, ऐसे समाज को तो आप छोड़ दो, एसटी के तो बेचारे का नाम बदलो, माइनॉरिटी को ये लोग वैसे दूर रखते हैं, ओबीसी समाज जो थोड़ा बहुत मजबूत है, इस समाज का बहुत बड़ा वोट लेकर के जिन लोगों ने अपनी सरकार बनाई, ये बात का खुलासा करने के लिए मान्यवर साहब काशीराम जी हमारे बीच में आए। उन्होंने कहा कि आप चाहो तो राजा बन सकते हो, लेकिन आपको राजा नहीं बनने दिया जाता। क्यों? क्योंकि आपका वोट का ये लोग आप अपने वोट के प्रति आप जागरूक नहीं हो। तो साहब काशीराम जी ने जब मूवमेंट चलाया तो ओबीसी समाज के दिमाग में ये बात आई, तो सम्मानित साथियों, जिनकी सरकार चलती थी, जिसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं, उनकी सरकार चलती थी, तो सम्मानित साथियों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ नारे दिए थे साहब काशीराम जी ने, जिनके आधार पर इनको तैयार किया था। नारों के बड़े, इधर नॉर्मल कोई पढ़ा लिखा होना भी उसके लिए बहुत जरूरी था। लेमैन, घास खोदने वाला आदमी, गधा चलाने वाला आदमी, भैंस चलाने वाला आदमी आराम से समझ सकता था, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी समझ सकता था। बहुत मोटी मोटी बातें मान्यवर साहब काशीराम जी ने हम अपने समाज के ब्रेन के स्टेटस के हिसाब से सम्मानित साथियों ने तैयार करी। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरा जो है, मैं आपको बता रहा था सम्मानित साथियों, इसलिए सम्मानित साथियों, थोड़ी सी लाइट में डिस्टर्बेंस आ गया, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग तो ओबीसी समाज के लोगों को हम लोग, उन्होंने सरकार में नहीं भागीदारी दी थी सम्मानित साथियों। तो यहाँ पर जो है हम लोग बता रहे थे आपको कि छोटे छोटे आपको बीच में जो है नारे दिए, साहब बाबा साहब ने आपको समझाने का काम किया, मान्यवर साहब काशीराम जी ने आपको समझाने का काम किया। जैसे छोटे छोटे नारे दिए कि उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये आपको नारा दिया। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। दिल्ली पर राज नहीं कहा था सम्मानित साथियों, दिल्ली पर राज नहीं कहा था, दिल्ली से राज कहा था। दिल्ली पर राज के लिए नहीं कहा था सम्मानित साथियों, दिल्ली से राज। दिल्ली पर राज का मतलब होता है अरविंद केजरीवाल जी की तरह मुख्यमंत्री बन जाना, लेकिन दिल्ली से राज का मतलब होता है मोदी जी के तरह प्रधानमंत्री। इसलिए दिल्ली पर नहीं कहा था मान्यवर साहब काशीराम जी, दिल्ली से कहा था। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सम्मानित साथियों, ये बात आपको बताने के लिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने इस प्रकार के नारे दिए। और जब ये नारे चले साहब काशीराम जी के, तो इस देश में 70% ओबीसी समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग सीएम बनने लगे। ओबीसी समाज के लोग सीएम बनने लगे। अब कुछ दिन के लिए तो हमारे जो है वो पीएम भी बने थे, चौधरी चरण सिंह जी। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये मान्यवर साहब काशीराम जी के संघर्ष की देन है सम्मानित साथियों। जी सलाह के तो ये सब चीजें हमने आपको बताई सम्मानित साथियों। अब हम आपको ये बताते हैं कि सरकार किस प्रकार से बनाना आसान किया मान्यवर साहब काशीराम जी ने। ये आपको सम्मानित साथियों समझने की जरूरत है। 5 मिनट की ये बात है और जो है 5 मिनट का निष्कर्ष है, 10 मिनट में हम लोग अपनी बात को समाप्त करेंगे। इस प्रकार से आपको काम करना है। बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया साथियों साहब काशीराम जी ने। बैलेंस ऑफ पावर साथियों, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा एमएलए जीतने की जरूरत नहीं है। साहब काशीराम के भारत की राजनीति में आने से पहले उन लोगों की सरकार बनती थी जिनके एमपी एमएलए का ज्यादा होते थे, लेकिन साहब काशीराम के आने के बाद उनकी सरकार बननी शुरू हुई जिनके एमपी एमएलए कम होते थे। ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मान्यवर साहब काशीराम जी ने दिया। और साथियों, क्योंकि तैयारी उतना हो पाया था, समाज उतना ही तैयार हो पाया था, इसलिए सम्मानित साथियों उतने में ही साहब काशीराम जी ने काम करा। वो साइंटिस्ट थे, वो रिसर्च करते थे सम्मानित साथियों। क्या कमाल था उस सब का सम्मानित साथियों, आपको आगे चुनने के लिए मिलेगा साथियों। मेजॉरिटी सरकार के लिए मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी मतलब 50% प्लस 1, जिसके पास 51% एमएलए या एमपी होंगे उनकी सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा जब उन्होंने मूवमेंट चलाया, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, हर एक समाज में से, गरीब समाज में से गरीब लोगों को जब उन्होंने समझाया, हर बिरादरी में से जब उनको समझाया, तो सम्मानित साथियों ये त्रिमिलाओं की पूरी व्यवस्था हिल गई। हिलने के बाद उन्होंने देखा कि थोड़े थोड़े लोग के एमपी एमएलए बनने लगे हैं, फुल मेजॉरिटी की किसी की सरकार नहीं बन रही है। तो उन्होंने उस समय बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देकर के सम्मानित साथियों
कम लोगों की सरकार बनाना शुरू किया। उसके लिए उन्होंने सम्मानित साथियों अपने अपने उनके जो समाज थे उनको उन्होंने जो है गौरवशाली इतिहास बता करके साथियों काम को आगे बढ़ाने का काम किया। सम्मानित साथियों उन्होंने बताया वन मैन वन वोट वन वैल्यू। साथियों देश में क्या होता था आप जानते होंगे। पहले एक गांव के प्रधान के कहने से पूरा गांव जिसको चाहता था उसको वो वोट दिलवा लेता था। एक जिस जमींदार के यहाँ पर ये लोग काम करता था गरीब समाज, उस जमींदार ने बोल दिया कि भाई आप लोगों को सब लोगों को फलाने आदमी को आपको वोट डालना है, फलानी पार्टी को वोट डालना है, तो वो उसको वोट डाल दिया करते थे। तो वो ये कॉन्सेप्ट खत्म था। वन मैन वन वोट था, ये तो बात ठीक थी, लेकिन वन वोट की वन कीमत होती थी ऐसा नहीं था। इस एक प्रधान के एक आदमी के पास, एक सरपंच के पास, इस एक जमींदार के पास, गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास में एक वोट नहीं होती थी। इसकी वोट की कीमत एक नहीं होती थी, ये पूरे गांव की वोट को बनवा सकता था। ये बात मान्यवर साहब काशीराम जी ने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया, छोटे छोटे नारे दिए कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस प्रकार से साथियों आपके लिए बहुत सरल तरीके से आपको सरकार बनानी थी। ये हमने आपको बताया दिया है कि जमींदार के कहने से आप लोग वहां पर वोट डाल दिया करते थे। बताया कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार हम लोग इस देश को देंगे, हम तगड़ी नहीं हम लंगड़ी सरकार देने का काम करेंगे। मजबूर सरकार से देश का पतन होगा और मजबूर सरकार तुम्हारी हर एक बात को मानेगी। आप लोगों ने जब से देश में मजबूत सरकार बनाने का आपने जो काम करना शुरू कर दिया भारत देश के लोगों ने, तभी से देश में आपका पतन होना तय हो गया है। आपके बच्चों को रोजगार मिलने वाला नहीं है, शिक्षा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपने मजबूत सरकार दी। राजा को आप जितना मजबूत कर दोगे उतना ही वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जबकि देश के बीजेपी के चालाक किस्म के लोगों की ये सबसे बड़ी खासियत रही है, वो कहते हैं प्रचार करके कि हम आप हमें मजबूती दो, क्यों? जिससे वो आपका गला ठीक से काट सके। इसलिए सम्मानित साथियों साहब काशीराम कहते थे कि मजबूत नहीं मजबूत सरकार हम देंगे, हम तगड़ी नहीं हम लंगड़ी सरकार देंगे। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो लगभग 20-22 प्रकार के जोड़ उनके अंदर थे। बीपी मंडल जी के पास में, इसीलिए बीपी सिंह प्रधानमंत्री जब बने थे, मंडल कमीशन को लागू करवाने के लिए माननीय साहब काशीराम इसलिए मजबूर कर पाए थे क्योंकि वो जो बीपी सिंह जो थे उनके पास 20-22 लोगों का समर्थन था, उसमें साहब काशीराम जी भी थे। सम्मानित साथियों इसलिए मेरा आप लोगों से आप लोग इस बात को समझे सम्मानित साथियों, इसलिए हमने साहब काशीराम जी को हमने अपनी बात के बीच में रखा है। साहब ने साथियों आपको आसान करने का तरीका आपको बताया। आपके बीच में जो चालाक किस्म के लोग जो आते थे वो ये कहते थे कि भाई बीएसपी को वोट डालने से तुम्हारा वोट खराब हो जाएगा। साथियों यहाँ से आपको समझना है कि सरकार बनती कैसे है। वो तो मैंने आपके लिए केवल पृष्ठभूमि को तैयार किया है, लेकिन यहाँ से आपको समझना है कि साहब काशीराम ने किस सरल तरीके से सम्मानित साथियों आपको जो है बताया कि आप कैसे आप राजा बन सकते हो। साथियों 1989 तक के चुनाव में, यानी कि 95 तक के चुनाव से पहले इस देश में ये कांग्रेस बीजेपी आदि पार्टी के लोग ये कहते थे कि तुम्हारा अगर वोट तुम हाथी को डालोगे तो तुम्हारा वोट खराब हो जाएगा। तो सम्मानित साथियों साहब काशीराम जी ने सोचा, इस पर अध्ययन किया, लोगों से बातचीत करी, कार्यकर्ताओं से बातचीत करी, तो तब जाके समाज को अपने समाज के स्टेटस के हिसाब से उनको समझाया कि भाई अब की बार तुम एक बार मेरे कहने से तुम अपने वोट को खराब ही कर दो। जब तुमको लोग समझाने के लिए आए कि भाई तुम्हारा हाथी का बटन दबाने से तुम्हारा वोट खराब हो जाएगा, तो आप लोग ये कह देना कि भैया अब की बार तो हम हाथी का बटन दबा के अपना वोट खराब ही करेंगे, हमने सदुपयोग करके प्रूफ देख लिया आप लोगों को देख करके। तो सम्मानित साथियों पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चली और नारा चला कि अपना वोट हाथी वाला बटन दबा के अपना वोट खराब कर दो। साथियों ऐसा कॉन्सेप्ट चला, इतना हवा चली कि 1995 का चुनाव आता है और गरीब लोगों ने, हर एक जाति धर्म बिरादरी के गरीब लोगों ने साथियों अपना हाथी का बटन दबा करके इतना वोट खराब किया, इतना वोट खराब किया, इतना वोट खराब किया कि 67 एमएलए जीत करके आए। जब 1995 में 67 एमएलए जीत करके आए तो तब लोगों को ये पता चला कि अरे ये क्या माजरा है भाई, वोट खराब करने से तो एमएलए बन जाते हैं। ये तो ये कहते थे कि वोट खराब हो जाती है तुम्हारा हाथी का बटन दबाने से, लेकिन यहाँ तो बात समझ में कुछ दूसरी आ रही है। अब वो यहाँ तो बात समझ में ये आई कि हाथी का बटन दबा करके वोट खराब करने से हमारा एमएलए जीत गया, तो तब पता चला कि वोट खराब करने से तो एमएलए बन जाते हैं।
और साथियों आप अच्छी तरह से जानते हैं जब उसी प्रकार से साथियों जब सरकार चली, जब साहब काशीराम जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं 1995 के दौर के अंदर 67 एमएलए बीजेपी के बीएसपी के थे और 150 भाजपा के थे। तो सम्मानित साथियों साहब काशीराम जी ने समर्थन दिया नहीं था, समर्थन लिया था और उल्टा पहाड़ पे चढ़ाने का काम किया था इस नदी को। और साथियों पहले 150 ज्यादा वालों की सरकार बनती थी, लेकिन पहली बार भारतीय इतिहास में कम लोगों को वाली सरकार मान्यवर साहब काशीराम जी ने बनाने का काम किया। और ये कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी से कि अभी तो मेरे समाज ने केवल वोट खराब करना सीखा है, अगर तूने अगली बार चुनाव करवाया, सरकार नहीं बनाई, समर्थन नहीं दिया तो साथियों ने बताया कि अगली बार मेरा समाज वोट का सदुपयोग करना सीख जाएगा, गरीब समाज, तो अगली बार मेरे 150 विधायक हो जाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके संसद विधायक रह जाएंगे। तो इसलिए सम्मानित साथियों आप जानते हैं 3 जून 1995 को 150 वाली बीजेपी ने 67 विधायक वाली बीएसपी को समर्थन दिया और आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी। कितना आसान तरीका साथियों, वोट खराब करने से। सम्मानित साथियों जब मान्यवर साहब काशीराम जी जब वो हो रही थी, सबको मंत्री पद बांटे जा रहे थे, तो जाट को भी बुलाया, गुजर को भी बुलाया, लोधी को भी बुलाया, कुर्मी को भी बुलाया, पटेल को भी बुलाया, वाल्मीकि रामविलास वाल्मीकि तक को भी दर्जा दिया, वो मतलब मंत्री बनाया। हर एक जाति धर्म बिरादरी के लोगों को मंत्री बना करके उनको लाल बत्ती गाड़ी दे करके, एम्बेसडर दे करके, आगे पीछे पुलिस बिठा करके हर एक जाति के लोगों को एक मंत्रालय दे करके उनको भेजते चले गए। और जब उनका लास्ट में नंबर आया तो लोगों ने कहा कि साहब आपके लिए भी गाड़ी आकर के यहाँ पर खड़ी कर दी है, आप भी कुछ सोच लीजिए। तो तब साहब काशीराम जी ने कहा कि मेरा सपना पूरा हो गया, मैं इस देश में गरीब लोगों की सरकार बनाना चाहता था, मेरा सपना पूरा हो चुका है, मुझको कोई नई गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए वही पुरानी वाली एम्बेसडर लेकर के आओ, मुझे सरकार की एम्बेसडर की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए वही एम्बेसडर लेकर के आओ जिस एम्बेसडर गाड़ी को समाज के लोगों ने मुझको मूवमेंट के काम के लिए दिया था, जाओ तुम सरकार चलाओ, अब मैं समाज के अंदर मूवमेंट को, कैडर को चलाने का काम करूंगा। साथियों आप अच्छी तरह से जानते हैं उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मान्यवर साहब काशीराम जी को राष्ट्रपति बनने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी तुम मुझे अपना स्टाम्प लगाने वाला बनाना चाहते हो, मैं आपके राष्ट्रपति के पद पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप मुझे 4 दीवारी में, तुम काशीराम को 4 दीवारी में बंद करना चाहते हो, मैं राष्ट्रपति पद के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तो झुग्गी झोपड़ी में जाकर गरीब लोगों की बस्तियों में जाकर अपने समाज के लिए आंदोलन को खड़ा करूंगा और एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए गरीब लोगों को मैं तैयार करूंगा। सम्मानित साथियों इतना बड़ा त्याग साहब काशीराम जी ने आपको करके दिखाया। एक बात आप लोग कान खोल करके आप लोग सुने, उत्तर प्रदेश से बाहर के लोगों के लिए मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, जब तक तुम्हारा घर तैयार नहीं होगा तब तक कोई तुम्हें दूसरा वोट नहीं देगा। हरियाणा के लोग सोचते हैं कि जाट हमारे पास आ जाए तो तब हम सत्ता में आ जाएंगे, नहीं, पहले आपको खुद तैयार होना होगा, तब जाट भाई तुम्हारे साथ आएगा। चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे और भी कोई स्टेट हो, दूसरी बिरादरी के साथी आपके साथ तभी आएंगे जब आपका घर तैयार होगा। इसका उदाहरण मैं आपको साथियों देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। किस प्रकार से साथियों सरकारें एमएलए बनते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए घर का तैयार होने का मतलब क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। मैं राजस्थान में जब मैं प्रभारी था तो इस उदाहरण को मैं वहां भी देता था, आपको देश के लोगों को इस बात को समझना होगा। सम्मानित साथियों उदाहरण है आपके बीच में, राजस्थान एक स्टेट है, वहां पर झुंझुनू एक जिला है, वहां पर नवरगढ़ एक विधानसभा है, उसके अंदर राजकुमार शर्मा वहां से विधायक बनता है। उसके समाज की वोट 8000 है और हमारे समाज की वोट 60,000 है। उसके समाज की वोट 8000, हमारे समाज की वोट 60,000 प्योर, वहां पे 60,000 वोट है। सम्मानित साथियों वो 8000 वाला जो विधायक है राजकुमार शर्मा, चाहे निर्दलीय लड़ ले, चाहे कांग्रेस से लड़ ले, चाहे बीजेपी से लड़ ले, चाहे बीएसपी से लड़ ले, चाहे निर्दलीय लड़ ले, लेकिन वो विधायक बन जाता है। क्यों बन जाता है सम्मानित साथियों? उसकी एक टैक्ट है, उसकी एक उसकी सच्चाई है जिसको आपको समझना होगा। सम्मानित साथियों जब राजकुमार शर्मा जब वहां से विधायक जब वहां से पर्चा भरता है
जब राजकुमार शर्मा वहां से पर्चा भरता है तो उसके 8000 जो उसके बिरादरी के लोग हैं, 8000 जो उसके समाज के जो लोग हैं सम्मानित साथियों, वो एकदम से खड़े हो जाते हैं 8 मिनट के अंदर। चाहे वो निर्दलीय पर्चा भर दे, चाहे कांग्रेस से पर्चा भर दे, चाहे बीजेपी से पर्चा भर दे, चाहे बीएसपी से पर्चा भर दे, सम्मानित साथियों उसके समाज के लोग 8000 लोग उसके खड़े हो जाते हैं। अब बस में और पान की दुकान पे, खोखे पे, दुकान पे, हर जगह वो एक ही चर्चा करते हैं कि भैया आपकी बात तो राजकुमार शर्मा जीतेगा। 8000 आदमी जब कहता है कि आपकी बात तो राजकुमार शर्मा जीतेगा, तो ये 60,000 आदमी वहां पर खड़ा खड़ा सुनता रहता है। 8000 जब बोलता है कि राजकुमार शर्मा जीतेगा, तो ये 60,000 सुनता है, और जब ये 60,000 सुनता है तो ये 8000 की हवा में बह जाता है। तो चाहे वो निर्दलीय लड़ ले, चाहे वो बीएसपी से लड़ ले, वो हर बार विधायक बनता है। ये बात मेरे साथियों वहां पे जाके मैंने नोट करी। इसलिए आपके पास कोई एक ऐसी विधानसभा नहीं होगी पूरे देश के अंदर जहां पे 8000 आदमी तुम्हारा कार्यकर्ता हो। 8000 आदमी तुम्हारा कार्यकर्ता नहीं होगा, लेकिन साथियों उनके पास 8000 आदमी कार्यकर्ता के रूप में तैयार है। तो जब 8000 के कहने पे ये 60,000 कह सकता है, तो जितने 60,000 ने ये कहना शुरू कर दिया कि भैया कोई दे चाहे ना दे, लेकिन हम तो अपना वोट हाथी वाला बटन दबा के बीएसपी को देंगे, तो ये 8000 भी ये कहेंगे कि भैया अब की बार तो बीएसपी वाला जीतेगा। फिर ये लोग कहेंगे कि भैया हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो जब तक तुम्हारा घर तैयार नहीं होगा, तब तक कोई दूसरा तुम्हें वोट देने वाला नहीं है। ये मैं उत्तर प्रदेश से बाहर के लोगों के लिए मुख्य रूप से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। और बीएसपी को वोट देने का मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैंने वहां के लोगों को समझाया कि जब आपका 60,000 वोटर होता है और जब आप अपना वोट कांग्रेस या बीजेपी को देते हैं, बीएसपी को वोट मिलता है 6000, बीएसपी को वोट मिलता है 6000, वहां पे वोट है 60,000। तो कांग्रेस और बीजेपी में बैठा हुआ तुम्हारा दुश्मन इस बात को समझ जाता है कि इसका मतलब ये समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, बहन जी का समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। तो सम्मानित साथियों वो तुम्हारे अधिकारों को छीनता है, क्योंकि सोए हुए लोगों के अधिकार छीने जाते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। और जब आपने अपना वोट अगर आपने बीएसपी को दे दिया, बेशक आप 1500 वोट से हार गए, लेकिन दुश्मन ये समझ जाएगा कि ये समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, और अधिकार जो के प्रति जो लोग जागरूक होते हैं उनके अधिकार कभी छीने नहीं जाते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों इस फिलॉसफी को आपको समझना होगा इन लोगों की। इसलिए साथियों आप लोगों को ये बात समझनी होगी, आपको बोलना होगा कि बीएसपी को वोट देने का मतलब होता है ये प्रूफ करना कि मैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हूँ। कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है दैट इज सेकेंडरी थिंग, ये बात की चीज है। जब आप दोगे तो साथियों आपके थोड़े बहुत से आप हारोगे तो आपके सैनी भाई भी बोलेंगे, आपके जाट भाई भी बोलेंगे, आपके गुजर भाई भी बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे कि भैया थोड़ी से वोट से ये लोग पिछली बार हार गए थे, अब की बार हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर उसकी सरकार बनाएंगे। तो साथियों ये उदाहरण मैंने आपके बीच में रखा कि किस प्रकार से माननीय साहब काशीराम जी ने कम एमएलए में अपनी सरकार बना करके दिखाई थी। इतनी आसान तरीका है। तो हम जो बताना चाह रहे थे सरकार कैसे बनाई जाती है, तो साथियों ये साहब काशीराम जी की फिलॉसफी है। हमें साहब काशीराम जी को फिर से जिंदा करना पड़ेगा, उनके पैटर्न पे हमको चलना पड़ेगा। अगर आपको अगर यकीन नहीं है तो पिछला एक और झारखंड का उदाहरण है, हमारे साथी लोग बताते रहते हैं बात गौतम और अमित पंत बहुत जी की आप इसका आप लोग आप ऐसा इसका जरूर आप उदाहरण देना। झारखंड के अंदर आप जानते होंगे एक मधु कोड़ा नाम का एक अकेला शख्स निर्दलीय चुनाव जीता था न, और वहां पे 81 एमएलए की सीट है। कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में 40-40 सीट हो पा रही थी। एक अकेला विधायक वो ऐसा फंस गया कि कांग्रेस में जाए तो उस कांग्रेस की सरकार बनती है, और बीजेपी में जाए तो बीजेपी की सरकार बनती है। तो सम्मानित साथियों उस अकेले आदमी को आप जानते होंगे, साहब काशीराम जी का आशीर्वाद लेकर के उनके पैटर्न पे चलते हुए, तो साथियों आप जानते होंगे एक अकेला निर्दलीय विधायक था मधु कोड़ा, जिसको झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक अकेला निर्दलीय विधायक भी देश का मुख्यमंत्री बना। इतना आसान तरीका साहब काशीराम जी ने आपको बताने का काम किया। आप और उदाहरण आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, अभी कर्नाटक का उदाहरण और महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है। तो ये बहुत आसान तरीका आपको बताया कि आपको मेजॉरिटी में
सांसद विधायक जीतने नहीं है, आपको तो दूसरे किसी के मेजॉरिटी में सांसद विधायक जीतने नहीं देने हैं। ये साहब काशीराम जी का पैटर्न साथियों आपको समझना पड़ेगा। जब से हमने साहब काशीराम जी को छोड़ा है, उनके आइडिया को छोड़ा है, हमने उनकी फिलॉसफी को छोड़ा है, हमने उनके कैडर कैंप को छोड़ा है, उनके मूवमेंट को छोड़ा है, जब से हम लोग हर रोज नीचे पायदान पे हम लोग जा रहे हैं, तो साहब काशीराम जी को आप लोगों को समझना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपकी सरकार साथियों बन सकती है। तो ये बातें हम लोगों ने आपको बताई, निष्कर्ष के रूप में साथियों हम लोग आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं। फिर अपनी बात को हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि हमने आपसे 45 मिनट का समय लिया था, लेकिन यहाँ पर लगभग जो है 1 घंटा हो चुका है, तो इससे ज्यादा हम लोग आपका समय नहीं लेंगे। इसलिए साथियों आप लोग इसको शेयर भी करते रहे। निष्कर्ष पे हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। सरकार बनाने के लिए आंदोलन चाहिए। हमने पहले बताया आंदोलन का मतलब लोगों को जोड़ने का प्रोसेस चाहिए। किस विचार पे आप लोगों को जोड़ेंगे? आप शोषित वर्ग के बीच में जो डिफरेंस बनाया था उसको आपको आधार बनाना पड़ेगा। ये आपका आंदोलन बंद हो गया और आंदोलन के लिए कैडर चाहिए। कैडर आपको फिर से खड़ा करना पड़ेगा। जो कैडर कैंप आपके बंद हो गए हैं, हम उनको फिर से खड़ा करेंगे और फिर से मान्यवर साहब काशीराम जी की तर्ज पर सरकार बना करके दिखाएंगे। ऐसा हम समाज से कमिटमेंट करते हैं। इसलिए घबराए नहीं। हम लोग बाबा साहब ने को जिस प्रकार से साहब काशीराम जी ने कहा था, साथियों एक मार्मिक बात ना हम लोग आपके बीच में करते चले। जब साहब काशीराम बाबा साहब का नाम लेकर के घूम रहे थे, तो ये लोग कहते थे, समाज के लोग, काश आज बाबा साहब होते तो ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। तो साहब काशीराम जी ने कहा कि मैं तुमको बाबा साहब को जिंदा करके तो नहीं दे सकता, लेकिन उनकी विचारधारा को तुम्हारे तक जरूर मैं पहुंचा सकता हूं, उनके नाम को मैं आपके बीच में ला सकता हूं। तो सम्मानित साथियों, आज वही दौर चल रहा है। आज समाज कहता है कि काश आज मान्यवर साहब काशीराम होते। तो हमने भी सोचा कि साहब काशीराम जी को तो हम जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी विचारधारा को फिर से जिंदा हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने साहब काशीराम जी के नाम पर हम लोगों ने मूवमेंट चलाने का हमने शुरुआत करी है। मिशन साहब काशीराम जी का हमने चलाने का हमने प्रयास किया है सम्मानित साथियों। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है साथियों, आप लोग हमको इस बात को जो है हमको कैडर को फिर से खड़ा करना होगा। मिशनरी लोगों को जमीनी स्तर पर फिर से काम करना होगा। मिशनरी लोग अपने घर ना बैठे, वे लोग हताश होकर अपने घर ना बैठे, उनको फिर से काम करना होगा। विरोधियों की रणनीति पर हमको नजर रखनी होगी। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर हम लोग को ध्यान रखना होगा। जी सर, छोटे मोटे मनमुटाव से पार्टी और मिशन को छोड़ करके नहीं जाना होगा। बहुत से लोग छोटी छोटी बात पर बहन जी से गुस्सा हो जाते हैं। बहन जी बना देती हैं कुछ, तो साथियों वो बहुत गुण गाते हैं बहन जी के। अगर बहन जी उनको हटा देती है किसी वजह से, तो उसका कारण कोई भी हो सकता है, तो फिर वही लोग बहन जी को गाली तक भी देते हैं। जो लोग मुझसे मिलने नहीं देते थे लोगों को, ये कहते थे कि जयप्रकाश से मत मिलना। जो कभी प्रभारी हुआ करते थे और बीएसपी के लोगों को मुझसे मिलने के लिए मुझे अछूत की तरह, अनटचेबल की तरह जो दूर रखते थे, आज वही लोग बहन जी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सम्मानित साथियों। तो इसलिए आपको समझना होगा, छोटे मोटे मनमुटाव के चक्कर में आपको ना पड़ करके अपनी पार्टी मिशन को छोड़ना नहीं होगा। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, हमारे साथी लोग आपके सामने उदाहरण है। उनको कोई लालच नहीं है, ना उनको पार्टी को पद देती है, बल्कि उनको पटाना और सुननी पड़ती है। उसके बावजूद भी वो मूवमेंट में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साहब काशीराम जी का पवित्र मूवमेंट है। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो साहब काशीराम जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसमें हमारे बच्चों का भविष्य खराब जरूर हो जाएगा। समाज में भाईचारा बनाने पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। मिशन में निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। मिशन के अंदर आप ये मत सोचो, जब मैंने शुरू में जब मैंने इस मिशन में मैंने कदम रखा था, इस मूवमेंट में मैंने कदम रखा था, तो मेरे एक गुरु हुआ करते थे अजीत गौतम जी, वो एक बात कहते थे कि इस मिशन की, एक मूवमेंट की एक बहुत बड़ी खासियत है, जो इससे कुछ लेने के लिए आता है वो इसमें बर्बाद हो जाता है, और जो इससे कुछ देने के लिए आता है वो इसमें आबाद हो जाता है। ये इस मूवमेंट की सबसे बड़ी खासियत रही है। इसलिए सम्मानित साथियों, में निस्वार्थ भाव से हम लोगों को काम करना होगा। आपके सामने हम उदाहरण है कि मैं निस्वार्थ रूप से मैंने काम किया, आदरणीय बहन जी ने मुझे इतना बड़ा प्यार भी देने का काम किया। आगे भविष्य बताएगा आगे क्या होता है। अगली पीढ़ी तक के लिए सोचना होगा, आपको अपने लिए केवल नहीं सोचना होगा, अगली पीढ़ी तक के लिए आपको सोचना होगा। इसलिए साथियों, आप लोगों को साहब काशीराम जी ने जो उस दौर में काम करके दिखाया, बहुत से लोग ये कहते हैं
कि भाई हम कैसे काम करें। आपको समझना होगा, साइकिल के पंचर के लिए 50 पैसे जिस शख्सियत के पास नहीं थे, उस आदमी ने आखिरी समय में ये कहा, हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए कहा अपने समाज के लोगों से कि जिस आदमी के पास में 50 पैसे साइकिल के पंचर के लिए नहीं थे, उसने ये कहा अपने आखिरी दिनों में कि इस दुनिया की सबसे सस्ती सवारी हेलीकॉप्टर होती है। सम्मानित साथियों, ये क्यों आया ऐसा दौर, तो आपको समझना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, जिस आदमी ने पैदल चल के साइकिल पे चल करके इस मूवमेंट को यहाँ तक पहुंचा दिया हो, आज तो हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास सोशल मीडिया है, सारे संसाधन है, तो हम इस आंदोलन को पीछे कैसे जाने दें, हम इस पार्टी को पीछे कैसे जाने दें, ये मेरे नौजवान साथियों को सोचना पड़ेगा। जिन बुजुर्गों ने इस मूवमेंट को यहाँ तक खून पसीना से देकर के यहाँ तक पहुंचाया है, अगर हम इसे पीछे जाने दें तो हमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। इसलिए सम्मानित साथियों, सभी जातियों के लोगों को आपस में मिशन से जोड़ना होगा। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दुश्मन को मजबूत करने के लिए नहीं दिलाया था, इसलिए सम्मानित साथी पूरे हो गए। और हाँ, ये साथियों इंपॉर्टेंट बात है, ये हम बता करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। सम्मानित साथियों, हमारी सरकार फिर से बनेगी, हमारी सरकार फिर से बनेगी साथियों, ये बात लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। उदाहरण के लिए एक प्रभारी राजस्थान के मेरे साथ जो थे माननीय धर्मवीर सिंह अशोक साहब, जिनके नेतृत्व में मुझे उधर काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, वो एक कहानी सुनाया करते हैं, आप लोग भी सुनो, उसका लाभ आप उठाएंगे, उसके बाद हम अपनी बात को हम लोग साथियों हम समाप्त करेंगे। एक किसान होता, आप लोग हताश हो जाएंगे, हताश हो जाते हो। एक किसान होता है सम्मानित साथियों, एक किसान होता है, वो अपनी फसल को, वो अपने खेत को जोतता है, बीज डालता है, सिंचाई करता है, निराई करता है, फसल को तैयार करता है। पता चला ओले पड़ गए, फसल खराब हो गई, तो क्या उसके बाद वो किसान अपनी अगली बार फसल को बोना बंद कर देता है? नहीं करता, वो अगली बार फिर बोता है, फिर निराई करता है, फिर बुराई करता है, फिर जुताई करता है, फिर बीज डालता है, फिर उसमें अनाज डालता है, फिर उसमें वो सिंचाई करता है, फिर फसल को तैयार करता है। अगली बार फिर क्या हुआ, वहां सूखा पड़ गया, फिर वो फसल खराब। क्या वो उसको फिर से तैयार करना बंद कर देता है? किसान उस जमीन को बोना बंद कर देता है? नहीं करता है। उपजाना बंद करता है? नहीं करता है। वो फिर से तैयार होता है, वो फिर से खड़ा होता है। अगली बार पता चला उसने फिर फसल तैयार करी, अगली बार पता चला कि छोड़ काट के ले गए, तो क्या वो घर बैठ जाता है? उसके बाद नहीं बैठता। क्यों? उसे एक उम्मीद, कभी तो मेरी फसल होगी, यही तो मेरे रिसोर्सेस है, ये तो मेरे साधन है, इसी को छोड़ के बैठ जाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा? इसी प्रकार से सम्मानित साथियों, हम एक बार हार जाएं, दो बार हार जाएं, तीन बार हार जाएं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम हारे तो हैं, जैसे वो किसान समझता है कि मेरी फसल ही तो गई है, ये चोर या सूखा या बाढ़ मेरी फसल ही तो खराब हुई है, लेकिन जमीन तो मेरे पास है। ठीक उसी प्रकार से हम एक बार हार जाएं, दो बार हार जाएं, तीन बार हार जाएं, हम हारे ही तो हैं, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम का, बाबा साहब का, महापुरुषों का, फूले साहू का, नारायण गुरु का, पेरिया रामास्वामी नायकर का, बिरसा मुंडा का, संत रविदास, कबीरदास, घासीदास, बुद्ध, सभी महापुरुषों का आंदोलन तो हमारे पास है, आंदोलन रूपी खेत तो हमारे पास है। उसके दम पर हम लोग सम्मानित साथियों आपको समझना होगा कि भैया हारे ही तो हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती तो अभी भी हमारे पास है। इसलिए सम्मानित साथियों हमको इसी उम्मीद को लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाना होगा और हमको फिर से सरकार बनाने के लिए काम करना होगा। इसलिए सम्मानित साथियों, मैंने 10 मिनट आपकी और ज्यादा ले ली है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, खास तौर से युवा साथियों से निवेदन है कि हमारे बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से यहाँ तक इस मूवमेंट को लेकर के आए हैं। आपको इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है और मूवमेंट के आधार पर ही हम लोग सरकार बना सकते हैं। तो सरकार बनाने का आसान तरीका जो है वो मूवमेंट है। साहब काशीराम जी का हमें कैडर कैंप फिर से तैयार करना होगा, हमें साहब काशीराम जी को जिंदा करना होगा। इसीलिए हम लोगों ने साथियों ये कैडर कैंप का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। हम आशा उम्मीद करते हैं आप हमारे इस मूवमेंट में जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, लोग नई नई पार्टी बनाएंगे, उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। लोग कोई कहीं से मैनेज है, कोई कहीं से मैनेज है, आपको अपने आंदोलन पे ध्यान देते हुए अपनी सरकार बनाने के लिए काम करना होगा। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं।
हमारे प्रोजेक्ट चलाने वाले नितिन भाई जिनका अपना स्कूल है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, इंजीनियर सर का करता हूँ, अमित पंत बौद्ध जी का और भारत गौतम जी का और तमाम हमारे जो साथी जो इसको लाइव दिखा रहे हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशी राम, जय बसपा। धन्यवाद। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।